बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपके साथ मुशल बुखारी अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ। नाज़रीन, अपोजिशन की ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस का एक बार फिर इनेकाद होने जा रहा है और इस बार जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है या सबसे मुख्तलिफ बात है गुज़श्ता APC से, वो ये है कि साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ कॉन्फ्रेंस से वीडियो लिंक पर खिताब करेंगे, जिसकी तस्दीक भी हो चुकी है। हुकूमती तर्जुमान शहबाज गिल और फयाजुल हसन चौहान ने खिताब नशर होने की सूरत में कानूनी ऑप्शंस इस्तेमाल करने का इंदिया भी दे दिया है, यानी हुकूमत जो है वो इसके ऊपर कोई ना कोई कार्रवाई करने का सोच रही है। जबकि मरियम नवाज ने अपनी ट्वीट में नवाज शरीफ के खिताब को लंदन से ही सोशल मीडिया पर नशर करने का ऐलान किया है। दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो जरदारी, ज़ाहिर पीपल्स पार्टी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर है इसके अंदर। बिलावल भुट्टो जरदारी ने ट्वीट के जरिए साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की भी कॉन्फ्रेंस में शिरकत का ऐलान कर दिया है। इस मरतबा ये लग रहा है कि कॉन्फ्रेंस की जो मेज़बानी है वो पीपल्स पार्टी करती हुई नजर आ रही है। मतलब इस बार APC में नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी समेत ऑपोजिशन के तकरीबन तमाम अहम रहनुमा शिरकत करेंगे। बज़ाहिर यही लग रहा है कि ऑपोजिशन गुज़श्ता APCs के मुकाबले में इस बार कदरे संजीदा नजर आ रही है, लेकिन अब के बार संजीदगी के पीछे वजूहात क्या हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है। नाज़रीन, क्या ऑपोजिशन के दरमियान इख्तिलाफात ख़त्म हो गए हैं? सबसे पहला सवाल। दूसरा सवाल ये उठता है कि क्या अब ऑपोजिशन ये समझती है कि अब वो मौका आ गया है कि हुकूमत के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई की जाए, या फिर ऑपोजिशन की बड़ी पार्टियां जो पहले हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने से कतरा रही थीं, अब तहरीक चलाने पर मजबूर हो चुकी हैं। और क्यों मजबूर हुई हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इन सवालों का एक एक करके जवाब देते हैं। नाज़रीन, सबसे पहला सवाल जो हमने उठाया वो ये कि क्या ऑपोजिशन पार्टीज़ के अंदर जो इख्तिलाफात थे, जो एतमाद का फुकदान था, वो ख़त्म हो गया है? तो इसका जवाब ये है कि ये पहली बार तो है नहीं कि मौजूदा ऑपोजिशन इकट्ठी हो रही है या APC कर रही है। ऑपोजिशन का पहला जो इकट्ठ था वो हुकूमत बनने से कबल इलेक्शन के फ़ौरन बाद ही हो गया था, जब 28 जुलाई 2018 को ऑपोजिशन की पहली ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हुई। आपको याद होगा कि उस कॉन्फ्रेंस में ऑपोजिशन सियासी जमातों ने 25 जुलाई के इंतखाबात को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया था, और ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट थी। ऐसा लग रहा था कि ऑपोजिशन बड़ी मुत्तहिद और बड़ी मजबूत होगी। फिर तहरीक इंसाफ की अक्सरियत को धांधली का नतीजा भी करार दिया इसी ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस के अंदर। कॉन्फ्रेंस में मौलाना फजल रहमान की तजवीज़ ये थी कि जो तमाम अरकान हैं ऑपोजिशन के, उनको असम्बलियों में हलफ नहीं लेना चाहिए, लेकिन इस तजवीज़ से दीगर पार्टीज़ ने, खासतौर पर PMLN और पीपल्स पार्टी ने इत्तेफाक नहीं किया। बहरहाल इलेक्शन कमीशन के बाहर रैलियाँ निकालने और स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और वज़ीर आज़म के लिए मुश्तरका उम्मीदवार लाने का फैसला किया गया। कॉन्फ्रेंस के फैसले के मुताबिक इलेक्शन कमीशन के बाहर रैलियां भी निकाली गई और स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के मुश्तरका उम्मीदवार को सब ने वोट भी दिया। आगाज़ में ही, यानी वज़ीर आज़म के इंतखाब के वक्त पर ही, हमने ये देखा कि ऑपोजिशन में फूट पड़ गई। पीपल्स पार्टी ने ऑपोजिशन के मुश्तरका उम्मीदवार शहबाज शरीफ को वादे के बरखिलाफ वोट देने से इनकार कर दिया और वोटिंग में हिस्सा ही नहीं लिया। यहीं से ऑपोजिशन जो है वो एक तरह से डिवाइड हो गई और कमज़ोर हो गई। इसके बाद ऑपोजिशन पार्टीज़ में तकरीबन 1 साल तक इत्तेफाक नहीं हो सका था। उसके बाद क्या हुआ कि जून 2019 में मौलाना फजल रहमान की कोशिशों से ऑपोजिशन एक बार फिर किसी हद तक मुत्तहिद हुई। 26 जून को APC हुई, जिसके नतीजे में रहबर कमेटी तश्कील पाई। इस कमेटी ने चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का फैसला किया। फिर उसके बाद जो हुआ वो भी हम सब ने देखा। अक्सरियत के बावजूद ऑपोजिशन 1 अगस्त को चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने में भी नाकाम हो गई, जिसके बाद ऑपोजिशन पार्टियों ने एक दूसरे पर वोट ज़ाया करने और तहरीक के खिलाफ वोट देने का इल्ज़ाम लगाया, बल्कि एक दूसरे के ऊपर इस किस्म की इल्ज़ाम तराशी हुई, जिसपे ख़ास तौर पे पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन आसिफ अली जरदारी साहब को मोरद इल्ज़ाम ठहराया गया। खैर, इस तरह एक बार फिर ऑपोजिशन के रास्ते अलग अलग हो गए, लेकिन ऑपोजिशन की 2 बड़ी जमातों PMLN और पीपल्स पार्टी के बगैर ही मौलाना फजल रहमान ने हुकूमत के खिलाफ अपनी तहरीक को जारी रखने का फैसला किया। और फिर हमने देखा कि 27 अक्टूबर 2019 को कराची से अपने आज़ादी मार्च का ऐलान कर दिया उन्होंने। आज़ादी मार्च 1 नवंबर को इस्लामाबाद पहुंचा और 2 हफ्ते के धरने के बाद हैरत अंगेज तौर पर
खुद ब खुद ही ख़त्म होगा। यानी इस धरने में भी, इस एहतजाज में भी किसी किस्म का कोई वजन नहीं था। अपोजिशन खुसूसन मुस्लिम लीग नून ने इन्हें मार्च में शिरकत की यकीन दहानी कराई थी मौलाना को, लेकिन जमात की कोई ख़ास हाज़िरी इसमें नज़र नहीं आई। अब एक बार फिर अपोजिशन इकट्ठी होने जा रही है, लेकिन ये तो वक्त ही बताएगा कि इस कॉन्फ्रेंस का नतीजा क्या निकलता है। अभी तक ये बात करना मुश्किल है कि अपोजिशन जमातों में इख्तिलाफात ख़त्म हो चुके हैं या एतमाद एक दूसरे पर बहाल हो चुका है, लेकिन बज़ाहिर ये लग रहा है कि अपोजिशन इस नतीजे पर पहुँच गई है कि अब इख्तिलाफात को बालाए ताक रखना होगा और कुछ न कुछ हिकमत अमली अपनाना पड़ेगी। ये बात भी अभी करना मुमकिन नहीं है कि ये इख्तिलाफात एक बार फिर सर उठाएं और एक बार फिर उस हिकमत अमली के भी बीच में आ जाएं जो ये बनाने जा रहे हैं, या फिर कोई जमात इस बार भी पसे पर्दा हुकूमत से डील कर लेगी, जैसे पहले कई मौक़ों पर डील का तस्करा होता रहा है। एक सवाल ये भी है कि क्या ये तहरीक के लिए मौजू वक्त है, क्योंकि किसी भी तहरीक की कामयाबी के लिए मौजू वक्त का होना बहुत ज़रूरी है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनने के फौरी बाद के जो हालात थे, उस वक्त मौशी मसाइल का एक तूफ़ान उमड़ आया था और शुरू में तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है उसको बहुत टफ टाइम देखना पड़ा। बैरूनी अदायगियों में दिवालिया होने का खदशा पैदा हो गया था। हुकूमत की पहली मौशी टीम तनकीद की जद में थी और फिर अप्रैल 2019 में बिलाखिर वज़ीर ख़जाना असद उमर को फारिग करना पड़ा। नई मौशी टीम आई जिसने IMF से कड़ी शराइत पर मुआहिदा किया। इन थोड़ा सा अगर हम बैकग्राउंड में जाएं तो जो कुछ हुआ वो मैं आपको बता रही हूँ उस वक्त के हालात क्या थे। मुल्क में महंगाई 14% पर चली गई थी। कर्ज लेने की सहूलत पर भी 13% से ज़ायद का सूद आयद कर दिया गया था। इसी तरह मुल्क की पैदावार में कमी आना शुरू हो गई थी। इसके बाद 2020 के आगाज़ में एक और मुसीबत हुकूमत के लिए कोरोना वायरस की सूरत में आई, जिससे मईशत को एक और धचका लगा। अब अगर मवाजना किया जाए तो आज से 1 या 2 साल पहले जो मुल्की हालात थे या हुकूमत को जिस किस्म के मसाइल का सामना था वो बहुत ज़्यादा थे, और आज हालात हुकूमत के लिए बहुत साजगार हैं। महंगाई 8 और 9% की शरह पर आ चुकी है। शरह सूद को अगर देखें तो 7% हो गई है। आलमी इदारे कोरोना वबा के बाद पाकिस्तान के हालात मामूल पर आने की रिपोर्ट्स दे रहे हैं। पाकिस्तान की हुकूमत की हिकमत अमली की तारीफ हो रही है। फिर बैरूनी अदायगियों का मसला हल हो चुका है। यानी अब की निस्बत 1 या 2 साल पहले हुकूमत के खिलाफ अगर तहरीक लाई जाती तो शायद बहुत मौजू वक्त था और बहुत आसान था। और फिर अगर ये वक्त मौजू नहीं है, सोचने की बात यह है, तो फिर आखिर अपोजिशन के लिए हुकूमत मुखालिफ तहरीक इस वक्त चलाना ही क्यों ज़रूरी है? इसका जवाब यह है कि इस वक्त अपोजिशन की दोनों बड़ी जमातें यानी मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की क़यादत नैब मुकदमात में बुरे तरीके से फंसी हुई है। नवाज शरीफ ज़मानत पर लंदन में मुकीम है, लेकिन अब हुकूमत इन्हें वापस लाने के लिए जतन कर रही है और ज़ाहिर है ये सब जानते हैं अदालत ने इन्हें मफरूर करार दे दिया है। इस वक्त इन पर मुल्क वापसी का शदीद दबाव है मियां नवाज शरीफ साहब पर। इसी तरह शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ भी रेफरेंसेस जो है वो दायर हो चुके हैं। मुखालिफ फैसला आने की सूरत में इन्हें जेल जाना पड़ सकता है। ये बात भी ये बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। इनके अलावा जो इनके ख़ानदान के दीगर अफराद हैं बशमूल ख़वातीन के ख़िलाफ़ भी मुकदमात सामने आ रहे हैं। इसी तरह इनको ख़तरा है कि वो बहुत जल्द जेल होंगे। और दूसरी तरफ अगर हम नून लीग के दीगर रहनुमाओं की बात करें तो उनके खिलाफ भी नैब तहकीकात कर रही है। तहकीकात की लपेट में और जेल जाने का जो खदशात हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। यही हालत पीपल्स पार्टी की है। आसिफ अली जरदारी और अजरा पलीचो के खिलाफ रेफरेंस दायर हो चुके हैं। इसके अलावा दीगर पार्टी रहनुमाओं के खिलाफ भी रेफरेंसेस दायर किए जा रहे हैं या फिर नैब तहकीकात बहरहाल कर रही है। सूरत हाल को सामने रखते हुए इस वक्त ये दोनों जमातें ये समझ चुकी हैं कि अगर जल्द कोई हिकमत अमली ना अपनाई गई तो जल्द तमाम की तमाम क़यादत जेल में होगी और फिर इनके पास कोई ऐसा ऑप्शन नहीं होगा कि कोई तहरीक चलाई जा सके। यही वो वजह है कि दोनों जमातों ने अपने इख्तलाफात को एक तरफ रख कर ये सोचा है या इस नतीजे पर पहुंची हैं कि चाहे वक्त मौजू है या गैर मौजू है, हमें इस वक्त मुश्तरका हिकमत अमली अपनानी होगी। यानी ये अपोजिशन के अमल से ज़्यादा रद्द अमल का नतीजा है। इसका नतीजा क्या निकलता है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन अब इनकी नाकामी इनके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह साबित होगी।
अगर आपको आज का ये तज्ज़िया पसंद आया हो, मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसे ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट्स के ज़रिए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए और बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि मेरी वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।